Alien processes and arid landscapes, aliens work of wind, what are the different actions? Now it's clear. I hope the voice will be clear in a while. So action of wind, हवा, चलती हुई हवा जो भी काम करे उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एओलियन. Okay, so aeolian process, the processes which are run due to the action of wind. और फिर इसी टाइटल के अंदर दूसरा वर्ड है एरिड लैंडस्केप्स. एरिड मीन्स ड्राई. Dry landscapes, and of course, what are the dry landscapes? Dry landscapes are the deserts. Okay, so इस चैप्टर के अंदर हम वर्क ऑफ विंड को पढ़ेंगे. तो ऑफ कोर्स वर्क ऑफ विंड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है डेजर्ट्स के अंदर, because the particles, the green particles, the sand particles are smaller in deserts, and those particles are easy for the wind to lift. That's why wind के साथ चैप्टर के अंदर दूसरा important part है deserts का. Okay, so इस चैप्टर के अंदर हम वर्क ऑफ विंड पढ़ेंगे, यानी एओलियन एक्शंस, एओलियन प्रोसेसेस, और कौन कौन से काम हैं जो विंड हवा करती है. सो इट डज इरोजन, इट ट्रांसपोर्ट्स एंड देन इट डिपॉजिट्स. मटेरियल को रिमूव करना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, और फिर मटेरियल को कहीं डंप करना, वो डेपोजिशन. एंड देन इस चैप्टर में हम लस्ट डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे कि फाइन ग्रेन जो विंड अपने साथ लेकर आती है और किसी भी लैंडफॉर्म के ऊपर इट्स काइंड ऑफ एन आइसिंग की तरह किसी भी सरफेस के ऊपर जब पूरा डिपॉजिट हो जाए फाइन ग्रेन मटेरियल, तो वो लस्ट डिपॉजिट्स हैं. वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर ऑन इन द चैप्टर. फिर हम इस चैप्टर में डेजर्ट्स और डेजर्ट्स के अंदर जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं, ऑल्दो डेजर्ट्स में रिवर्स तो इतने नहीं होते, बट एट टाइम्स अगर कभी वहाँ पर मॉइस्चर आ जाए तो डेजर्ट के अंदर क्या फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. एंड देन नाउ द वर्क ऑफ विंड. सो इसके लिए दो स्पेलिंग्स हैं, द डिफरेंट स्पेलिंग्स बट द वर्ड्स आर द सेम. इट्स एओलियन विद ई and aeolian with A. So you can use any of the spelling. Both of them are correct, and both of them will be used. You will find both of these words whenever the word aeolian is used. Excuse me. Okay, so that's how the wind works. You can see this tree, it is completely bent towards one side. So this is actually done by the wind. और जब कोई फीचर जिस तरफ किसी भी दरख्त का या कोई पोल है जिस उसका झुकाव जिस डायरेक्शन में होगा, इट मीन्स कि विंड इज़ ब्लोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन. सो इस दरख्त का झुकाव it's towards the right on the screen, so that means the wind is coming from left and going towards right. और इसी तरह in this snow landscape over here, ये जो slopes बने हैं थोड़े छोटे छोटे slopes, ये भी wind action की वजह से हैं. and when these kind of slopes are formed जो gentle हैं और slowly and gradually rise कर रहे हैं, it means that wind is blowing towards the higher elevation. So स्नो वाली इमेज के अंदर राइट साइड से विंड आ रही है और लेफ्ट साइड पे विंड जा रही है. सो दिस इज़ द विंड डायरेक्शन. और स्लोप की ओरिएंटेशन और किसी भी फीचर के झुकाव से, नेचुरल फीचर और उसके स्लोप से वी कैन गेस द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन. प्रिवेलिंग मीन्स कि ज़्यादातर कौन सी विंड किस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है. लाइक फॉर कराची हम कहते हैं कि वी लाइक वेस्ट ओपन हाउसेस क्योंकि हमारे यहाँ हवा वेस्ट से आती है, बट एक्चुअली द विंड इन कराची ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट. बट हमारी आवाम साउथ वेस्ट कौन
इतना complex बोले, so we just use vast open houses which are more expensive and all. Okay, so that is the work of wind. Okay, when the wind does its action, one of the important feature is the grain size of the sand. जितना छोटा ग्रेन साइज होगा, विंड उतनी आसानी से उस ग्रेन को लिफ्ट करेगी, और जितना छोटा साइज होगा, विंड विल बी टेकिंग इट टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, टू अ लार्जर डिस्टेंस. और जितना बड़ा साइज होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर विंड टू lift those bigger particles, and wind will take those bigger particles to a very small distance. ठीक है, तो ग्रेन साइज विंड के लिफ्टिंग एबिलिटी पे और विंड और ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस पे डिपेंड अफेक्ट करता है. So that was the role of grain size in the work of wind. Now, first major work of wind is aeolian deposition. Sorry, aeolian erosion. So, erosion means removal of sand, removal of rock particles by wind. That will be aeolian erosion. हवा की वजह से जब डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स या रॉक पार्टिकल्स अपनी जगह से हट जाएं, तो वो इरोजन है. विंड इरोजन में दो प्रोसेसेस बहुत कॉमन है. पहला प्रोसेस है डिफ्लेशन and the second one is abrasion. Okay, deflation is the removal and lifting of loose particles. जब जो sand particles या rock particles loose पड़े हुए हों, they are not attached to the surface. So when those particles are lifted by the wind, that will be deflation. और abrasion में वो particles जो attached होते हैं surface से, उन attached particles को wind remove करती है, तो that is abrasion. Okay, deflation is for loose particles, abrasion is for the overall rock surface where the particles are attached to it. So deflation के अंदर formation, one important landform is formed, which is called as a desert pavement. Okay, so desert pavement is formed. Okay, the question is कि air maximum कहाँ तक सैंड को लिफ्ट कर सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल्स. अगर पार्टिकल साइज बहुत बारीक हैं तो एयर, द विंड, in fact wind can travel that across continents. like ऐसे इवेंट्स भी हैं जब साइबेरियन लैंडफॉर्म या ग्रीनलैंड से स्ट्रॉन्ग विंड्स सैंड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करके यूरोप तक लाई है. सो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इतने बड़े डिस्टेंसेस पर भी विंड सैंड पार्टिकल्स को ट्रैवल कर सकती है. अगेन इट डिपेंड्स कि बहुत बारीक पार्टिकल्स होंगे तो वो विंड के साथ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ट्रैवल हो जाते हैं, और अगर बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो छोटे डिस्टेंसेस पर. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन की वजह से बनने वाले डेजर्ट पेवमेंट की. सो डेजर्ट पेवमेंट इज़ अ surface which has greater rock sizes, रॉक पार्टिकल्स जिसके ऐसे रॉक्स होंगे, बड़े पत्थर जिनके साथ जो छोटे पार्टिकल्स थे, लूज मटेरियल थे, वो हवा की वजह से रिमूव हो गए. So that surface is a desert pavement, and let me show you a picture of desert pavement we have here. Yeah, so that's how desert pavement is formed. Initially surface इस तरह से थी कि there were small particles and bigger particles, and then
these smaller particles are deflated by winds, और wind के साथ साथ उसमें थोड़ा water action भी होता है, excuse me. So in दोनों actions की वजह से the smaller and loose particles are eroded away, और पीछे क्या रह गए, बड़े particles. तो ये बड़े particles जो होते हैं, these bigger particles are actually protecting the lower layer from further erosion. So this is a desert pavement, and that's how desert pavement looks in pictures. और एक interesting fact है कि most of the deserts in the world have a surface which is like this. हमारे जहनों में क्या कॉन्सेप्ट है कि डेजर्ट्स में सिर्फ सैंड, बारीक सैंड होती है, बट दोज fine grain of fine grained sand is found only in 10% of the deserts. सिर्फ दुनिया के 10% डेजर्ट्स में वैसी मिट्टी होती है जो हमारे जहनों में है कि सिर्फ रेत ही रेत, लेकिन इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर लाइक दिस. इसीलिए इसका नाम ही डेजर्ट पेवमेंट है, सरफेस ऑफ डेजर्ट, जिसमें डेजर्ट्स की दो क्वालिटीज़ होती हैं, रेनफॉल कम और वेजिटेशन कवर भी कम. ओके, सो दैट वाज डेजर्ट पेवमेंट. और डेजर्ट पेवमेंट के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे when we will be studying about the sand dunes and all. So another feature which is formed by wind erosion, the aeolian erosion. That feature is blowout depression. It's a depression, low-lying area formed due to deflation. Wind has lifted so many particles from an area that it has a डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर, एक गड्ढे की सूरत बन जाए मुस्तकिल डिफ्लेशन की वजह से, तो वो गड्ढा कहलाता है ब्लो आउट डिप्रेशन. यानी कि ऐसा डिप्रेशन जिसको ब्लो करके बनाया गया, और ब्लो कौन कर रहा है, द विंड इज डूइंग इट. सो दिस इज ब्लो आउट डिप्रेशन. और अगेन ये उन एरियाज में होगा जहाँ पे लूज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हों. एंड वी हैव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिप्रेशन दैट इज़ इन नॉर्थ अफ्रीका, and that depression is called as Katara depression. This is like, it's about 130 meters below the sea level. इतनी ज़्यादा उसकी डेप्थ है, and it is the largest one of the largest. Yeah, and it's in Egypt. So this is blowout depression, desert pavement, दोनों बन रहे हैं deflation की वजह से. Now let's talk about abrasion. Abrasion is the grinding of rocks. Grinding and polishing of rocks. और grinding और polishing उन चीज़ों पे की जाती है जो जिसमें loose material as such ना हो, बल्कि it's kind of solid and it has a proper shape. So उन surfaces के अंदर जब विंड एक सैंड पेपर की तरह एक्ट करे, सैंड पेपर या रेगमाल, सो व्हेन विंड एक्ट्स ऑन द सर्फेसेस एज अ सैंड पेपर, then that process is abrasion. Wind has a lot of tiny little particles with it, जो वो particles deflate करता है. Those deflated smaller particles add up to the wind effect. विंड अगर किसी भी रॉक को हिट कर रही है और उस विंड के अंदर छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो विंड की डेंसिटी को वो बढ़ाएंगे, और जब विंड की डेंसिटी बढ़ेगी तो विंड की फोर्स भी बढ़ेगी, और जब विंड की फोर्स बढ़ेगी तो उस रॉक सरफेस पे जिस पे विंड टकरा रही है वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और ज़्यादा एब्रेशन या घिसाई ज़्यादा होगी, ग्राइंडिंग ज़्यादा होगा. सो ड्यू टू the abrasion of wind, some features are formed. Two of those features are
Ventifacts and Yardang, right? So इनिशियली जब विंड एब्रेट कर रहा होता है किसी भी रॉक सरफेस को, द इनिशियल फॉर्मेशन इज लाइक इट विल हैव pitted surface, fluted surface, या वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगी. पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली वन ऑफ द प्लेस हैव बिकम वेरी फेमस and that is the Hingol National Park. Or that national park and the features which are present there in Hingol National Park is famous because वो जितना भी लैंडस्केप है और जितने खूबसूरत फीचर्स और रॉक्स का जो एक अजीब सी उसमें अरेंजमेंट और फॉर्मेशन है वो सब विंड एक्शन की वजह से है. और वहाँ पर दो फीचर्स मशहूर हैं. वन इज़ द प्रिंसेस ऑफ होप, जो कि यूँ लगता है कि जैसे पहाड़ की चोटी पर एक गर्ल इज़ स्टैंडिंग, girl made of rock, a statue of a girl. So that statue is believed to have, you know, carved by the rocks. So जब विंड इस तरह के किसी फीचर को कार्व करे. अच्छा जी, हिंगोल में एक और फेमस फीचर है जो एक रॉक इजिप्शियन स्फिंक्स की तरह, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, अहराम मिस्र में एक अहराम है, एक पिरामिड है विच इज़ लाइक हाफ अ लायन एंड हाफ अ ह्यूमन बीइंग. उसका बॉडी का लोअर पार्ट एक लायन का है और बॉडी का अपर पार्ट ह्यूमन का है. सो दैट इज़ द स्फिंक्स. और उस तरह का भी एक फ़ीचर हिंगोल नेशनल पार्क में मौजूद है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सारे फीचर्स विंड एक्शन की वजह से बने हैं. सो दैट स्फिंक्स इन द हिंगोल नेशनल पार्क, दैट प्रिंसेस ऑफ होप, इस तरह के जो फीचर्स होते हैं, दीज फीचर्स आर कॉल्ड एज वेंटिफैक्ट्स, द आर्टिफैक्ट्स made by wind. Okay, and then the second feature formed by wind erosion is yardang. ये विंड एब्रेशन की वजह से बन रही है. एंड यार्डैंग्स आर इलोंगेटेड रिजेस और फॉर्मेशंस. वेंटिफैक्ट्स में क्या है, इसका कोई भी शेप आ सकता है प्रिंसेस ऑफ होप की तरह या स्फिंक्स की तरह, या वहाँ पे और भी बहुत से खूबसूरत फीचर्स बने हुए हैं. जब उनका कोई डेफिनेट प्रॉपर शेप ना हो बल्कि एक अलग ही कोई शक्ल हो तो वो वेंटिफैक्ट है. और अगर वो इलोंगेटेड हो, रिज की तरह हो, तो उन फीचर्स को कहा जाता है यार्डैंग. एंड बोथ ऑफ दीज आर मेड बाय एब्रेशन. जब विंड किसी भी रॉक की घिसाई करके उसको उसकी शक्ल को चेंज करे. Apologies for my voice. I can feel it must be horrible today to listen. But these are something which are out of control. ओके, सो हमने बात कर ली डिफ्लेशन की. डिफ्लेशन के दो फीचर्स, ब्लो आउट डिप्रेशन और डेजर्ट पेवमेंट. फिर हमने बात की एब्रेशन की और एब्रेशन से बनने वाले वेंटिफैक्ट और यार्डैंग्स. वी हैव अ पिक्चर ऑफ यार्डैंग हियर. या दिस इज अ यार्डैंग. elongated feature है, although yeah, over here. So that's a yardang in the back side and here. So it can be, if I say, it can be a ventifact as well. So wind transportation or aeolian transportation. So the distance that wind is capable of transporting particles in suspension varies greatly with particle size. This is the thing which I have told you a while ago कि wind जितने distance पर particles को lift करेगा वो depend करता है उन particle के size पर. और the particles travel along the wind in the form of suspension. Suspension when the particles are not completely dissolved into any medium. That is a suspension, और suspension की form में wind transport करती है. And then if you remember the movement of water,
the transport of water, तो उसमें एक terminology थी saltation, which was the bumping and bouncing movement of particles along the river. इसी तरह bumping and bouncing movement of particles along the wind, along the flow of the wind, is also called as saltation by wind. And I think we do have an image of, yeah, here you see. This is the wind direction and how the particles are being transported, firstly in the form of suspension. जितने छोटे particles होंगे वो उतना ऊपर gravity से दूर और वो ज़्यादा longer distance पे travel करेगा. And then some medium sized particles are just, you know, bouncing and hopping along the ground. ये जो arrow बने हुए हैं, curved arrows, these are showing the trajectory or the movement of saltating grains. The grains which are moving in hopping, bouncing, jumping manner. और फिर तीसरी transportation है surface creep, when the particles are just rolling along the ground. So that is surface creep and the types of transportation done by wind. Okay, so